आप सभी को नमस्ते। इस वीडियो में हम जून 2018 CSR लाइफ साइंस के पूछे गए पार्ट बी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पिछले के कड़ी से आगे बढ़ते हुए हम 31वां क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। और 31 क्वेश्चन क्या है कि ये पूछ रहा है कि ट्रिप्टोफैन ओपेरन, जिसको ट्रिप ओपेरन बोलते हैं, उसका ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन में ट्रिप्टोफैन का क्या रोल है और वो किससे बाइंड करता है। तो वही ये 4 ऑप्शन बता रहा है कि यदि ये बाइंड कर जाए रिप्रेशन प्रोटीन से बाइंड करके यदि कर जाएगा तो इसका इनहिबिशन हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन का, और इसका इंटरेक्शन होता है ऑपरेटर रीजन में। और बोल रहा है कि ऑपरेटर रीजन में ये बाइंड करता है रिप्रेसर से बाइंड करके, तो फिर आपका इनहिबिशन हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन का, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि ये आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड कर जाएगा और इनहिबिट कर देगा ट्रांसक्रिप्शन को। तीसरा ऑप्शन है कि रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करके स्ट्रक्चरल चेंज करेगा और उसका फिर डिग्रेडेशन हो जाता है प्रोटीएज से। चौथा ऑप्शन है कि रिप्रेसर प्रोटीन लीडिंग से बाइंड कर लिया, इंटरेक्शन कर लिया, फिर उसके साथ सिग्मा सब यूनिट भी है और फिर उसका इनहिबिशन हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन का। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले कि ट्रिप ओपेरन क्या है और उसका कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ये आपका जो दिख रहा है फिगर, ये फिगर आपका ट्रिप ओपेरन का है। ट्रिप ओपेरन में आपका जो है कोडिंग रीजन है इसका ट्रिप EDCBA, और ये जो आपको कोड करता है प्रोटीन, वो प्रोटीन इन्वॉल्व होता है ट्रिप्टोफैन के बायोसिंथेसिस में। और उससे पहले आपका ऑपरेटर रीजन है, प्रमोटर रीजन में ही ऑपरेटर रीजन भी होता है। और ये ऑपरेटर रीजन जो होता है इसका ये -3 से -23 तक रीजन होता है। ये आपका ऑपरेटर का रीजन होता है प्रमोटर में ही, ये आपका ऑपरेटर का रीजन है। और इसके इस साइड आपका एक रिप्रेसर का रीजन रहता है। वो रिप्रेसर क्या करता है कि रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो उसका क्या रोल है आगे हम बताएंगे। और ये जो आपका जीन होता है ना, ये आपके मान के लिए इकोलाई है, इकोलाई का ये क्रोमोजोम है, उस क्रोमोजोम का में ये ऐसे अरेंज रहता है। ज़्यादातर देखा गया है कि प्रोकैरियोटिक में जो जीन होता है ना, प्रोकैरियोटिक जीन जो होता है उसमें आपका इंट्रॉन नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में बहुत सारा इंट्रॉन रहता है। तो इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, RNA स्प्लाइसिंग भी बोलते हैं, वो प्रोसेस नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन में जो ऑप्शन था कि ट्रिप्टोफैन का क्या रोल है, तो ट्रिप्टोफैन का बायोसिंथेसिस का चूँकि ये ओपेरॉन है, जीन है, तो यदि कंसंट्रेशन ट्रिप्टोफैन की कम रहेगी तो ये बायोसिंथेसिस होगा ट्रिप्टोफैन का। यदि ज़्यादा रहेगा तो इनहिबिट हो जाएगा। जैसे कि हम पेट भरा रहता है तो हम नहीं खाते, खाली रहता है तो हमारा मन करता है खाने का, उसी प्रकार से ये बैक्टीरिया का भी है सिस्टम। तो यदि मान के चलिए बहुत सारा ट्रिप्टोफैन है, तो ट्रिप्टोफैन रहेगा तो ये रिप्रेसर से बाइंड कर लेता है और रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन में बाइंड कर लेता है, ठीक है। तो ऑपरेटर रीजन में बाइंड किया तो फिर इसका ट्रांसक्रिप्शन जो है नहीं होता है। और यदि ऑपरेटर ये जो है आपका ट्रिप्टोफैन कम रहे या नहीं के बराबर है या ना हो, तो फिर क्या होता है, जो रिप्रेसर है वो उस इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और रिप्रेसर जो है वो एक्टिव होता है तभी जब आपका उसके साथ ट्रिप्टोफैन बाइंड करता है। तो उस केस में यदि ट्रिप्टोफैन नहीं है तो रिप्रेसर इनएक्टिव ही रह जाता है और आपका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इनहिबिट नहीं होता है। और ये आपका पूरा ये आपका पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस बन के आपका बायोसिंथेसिस हो जाता है फिर ट्रिप्टोफैन का। तो पहला ऑप्शन जो था कि ये रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड किया और इनहिबिशन हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन का, ये आपका बिल्कुल ठीक था। कि जैसे ही वो आपका रिप्रेसर से बाइंड करेगा, मान के चलिए ये रिप्रेसर है, रिप्रेसर से ये आपका ट्रिप्टोफैन बाइंड किया और ये आपका मान के चलिए ओपेरॉन है, तो ये जाके ऑपरेटर रीजन में बाइंड कर लिया और इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने दिया। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये ठीक है। बाकी ये जो है कि ये RNA पॉलीमरेज इनहिबिट करेगा, ये सारा ही ऑप्शन गलत है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि फास्फोराइलेशन ऑफ यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 बोलता है कि यूकैरियोटिक का इनिशिएशन फैक्टर जो होता है 2 उसके सब यूनिट में फास्फोराइलेशन हो गई, तो उससे क्या होगा? फास्फोराइलेशन कहाँ हो गया है? बोल रहा है कि सेरीन 51 अमाइनो एसिड रेसिड्यू पे हो गया। तो क्या उससे क्या होगा? तो ये पहला बोला है उससे ये होगा कि मिथ्योनिन टीआरएनए जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। बाइंडिंग एक्टिविटी ऑफ ELF2B, मतलब ये जो है एक और होता है इनिशिएशन फैक्टर 2B, उसकी बाइंडिंग एक्टिविटी जो है इनहिबिट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मिथ्योनिन टीआरएनए की इसके साथ। दूसरा बोल रहा है कि सिक्वेस्ट्रेशन एक तरह से ये इनहिबिशन भी शब्द इसके लिए हम रख सकते थे, इनहिबिट करना। सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2B बिकॉज ऑफ टाइट बाइंडिंग बिटवीन 2 and 2B। एक ये ऑप्शन बता रहे हैं कि भाई ये क्या करता है कि इनहिबिट कर देते हैं EIF2B को, क्योंकि इसका क्या बोल रहा है कि ये टाइट बाइंडिंग एफिनिटी होता है ELF2 का इसके साथ। तीसरा बोला है कि डिग्रेडेशन ऑफ यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2B, इसका डिग्रेडेशन कर देगा। चौथा बोलता है कि इनहेंस्ड ग्वानिन एक्सचेंज एक्टिविटी ऑफ ELF2B। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक में इनिशिएशन कैसे करता है। तो ये आपका जो है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन का ये प्रोसेस है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है प्रोकैरियोटिक्स के तुलना में। और इसमें क्या होता है कि आपका 40S जो होता है वो आपके टर्नरी मतलब टर्सरी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इससे बाइंड कर लेता है और इससे बाइंड करके 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसमें क्या क्या आ गया, EIF3, EIF2 और उसी का एक सब यूनिट है 1A और पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स 43 प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। इसी प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बाद क्या हुआ कि इसके पास mRNA आता है। mRNA के आने के साथ साथ इसमें एक ये भी रहता है पॉलीएडेनिन बाइंडिंग प्रोटीन भी रहता है उससे जुड़ा हुआ, और एक यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G रहता है जो कि एक कैपिंग भी कराता है, और इसका हेलिकेज का भी नेचर होता है। ये 2-3 टाइप का होता है, 4G, 4E, 4A, 3 टाइप का ELF4 होता है। और ये जब आ जाता है तो एक तरह से तीनों मिल के एक थोड़ी दूर तक आता है, और जब AUG आ जाता है तो उसके बाद इसका ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है और इस कॉम्प्लेक्स को फिर हम बोल देते हैं 40S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। पहले 43 था, अब ये 48 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका EIF2 देख रहे हैं GTP है, इस GTP से का जो होता है उसको GTP में एक फास्फोराइलेशन प्रोसेस हो जाता है। फास्फेटेज एक तरह से काम करता है, यहाँ पे एक फास्फेट हट गया तो इससे आपका ये हुआ कि इसका जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स था EIF2, EIF3, 1A ये सब सारा हट जाता है। उसके बाद एक और कॉम्प्लेक्स आ जाता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर F5B जो कि क्या करता है 60X सब यूनिट को साथ लाता है, और इसका पूरा ही एक कॉम्प्लेक्स आपका 80S राइबोसोम कंप्लीट बन जाता है। और उसके बाद अगला स्टेप इलोंगेशन का होता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि इसका EIF2 का फास्फोराइलेशन हो जाएगा तो क्या होगा। EIF2B जो एक रोल प्ले कर रहा है वो आगे मैं बताऊंगा वो क्या करता है, वो इनहिबिट। हाँ, तो जैसे कि ये है क्वेश्चन में कि बोल रहा है कि EIF2 का फास्फोराइलेशन हो जाएगा। देखिए, जब आपका इनिशिएशन हो गया तो इसका रोल ख़त्म हो जाता है, और ये जो है EIF2 दोबारा से रीयूज करने हैं। यदि दोबारा से रीयूज करना है तो इसका जो GTP आ गया इसको हमें GTP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक तरह से इसका फास्फोराइलेशन जो हो गया है उसको हम एक और फास्फोरस उसमें ऐड करके इसका GTP करना है।
तो ये यदि नहीं होगा तो ये फिर रीयूज में नहीं आएगा। तो ये काम कौन कराता है? EIF2 से फॉस्फोराइलेशन को करने का प्रोसेस का काम EIF2 भी कराता है, जिसको ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड इन्हेंसर फैक्टर भी बोलते हैं, GEF बोलते हैं, वो करता है आपका काम। ठीक है, तो इसको और क्लियर, और यदि यही फॉस्फोराइलेशन हो गया इसका, तो ये क्या होता है कि ये सबस्ट्रेट बनने के, इस एंजाइम का जो अभी ये सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट नहीं बन के इसको इनहिबिट ही कर देता है। तो इसको और क्लियर देखने के लिए ये देखिए कि जैसे कि आप देख लीजिए इनएक्टिव EIF2 है, आफ्टर इनिशिएशन ये इनएक्टिव हो जाता है क्योंकि इसके पास GDP है। इसको एक्टिव करने के लिए EIF2 भी जो एक एंजाइम है, ये आपका इनिशिएशन फैक्टर है, ये इसको GDP में वो करता है, बाय फॉस्फोरेज यूज करके एक फॉस्फोरस इसमें ऐड कर देता है। और यदि इसमें इनएक्टिव में EIF2 में यदि फॉस्फोराइलेशन हो जाए, एक फॉस्फोरस ऐड हो जाए कहीं और अल्फा सब यूनिट पे, तो उस केस में क्या होता है कि ये अब जिसका पहले सबस्ट्रेट था इस यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर का, उसी को ये इनहिबिट करने लगता है। इससे क्या हो गया कि ये इनएक्टिव ही रह जाता है और ये अपने आप को एक्टिव यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर में नहीं पहुंचा पाता है और इसको दोबारा हम रीयूज में नहीं ले सकते। तो इसका जो ऑप्शन था दूसरा ऑप्शन जो था कि ये भाई EIF2B से बाइंड कर लेता है, उसको बंद करता है क्योंकि इसके साथ इसका बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो ये आपका राइट आंसर है। बल्कि ये तीसरा जो था डिग्रेडेशन, ये डिग्रेडेशन नहीं करता किसी को, इसको इनहिबिट करता है, इसको भी इनहिबिट करता है और इससे इसको भी किसी को भी बाइंडिंग एफिनिटी को इनएक्टिवेट नहीं करके ये इनहिबिट करता है EIF2B। तो ये आपका जो है दूसरा राइट आंसर है। और ये आपका टोटल जो आपका यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स है प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का, तो इसमें अपेस्ट इन्हेंसर रहता है, प्रोक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट रहता है, फिर प्रमोटर रहता है, एक्सॉन इंट्रॉन भी रहता है, तो फिर RNA प्रोसेसिंग में कैपिंग भी होती है, इसमें पॉली ए टेल भी ऐड होता है, RNA स्प्लाइसिंग, ये सारा प्रोसेस है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। ये आपका यूकैरियोटिक में होता है, ये प्रोकैरियोटिक में ये सब नहीं होती। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।